हेलो बच्चों, वेलकम टू विशन नीट आईआईटी एकेडमी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बहुत ही एक्साइटिंग एक चीज लेके हम लोग आए हैं आपके पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चंस करेंगे। लाइक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं हम लोग के चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना। सो सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बेसिकली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, बी इट योर बोर्ड एग्जाम और बी इट योर नीट एग्जामिनेशन। तो एनसीईआरटी सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू एन एज ओवर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो एनसीईआरटी को उतना सीरियसली नहीं लेते। तो हम लोग यहां पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, राइट। What is said here? See, यहां पे क्या बोला गया है, in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? इसका मतलब क्या हुआ कि there are certain motions, okay, given examples of motions given है आप लोगों का। Please read it once, okay? I think it is clear. तो in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? इनमें से कौन, it can be more than one. तो among the examples given कहां पे हम लोग जो बॉडी है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज गिवन टू यू इज अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं, राइट, फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर बेसिकली सीइंग दैट, हम लोग मान के चलते हैं कि देयर इज अ रेलवे कैरेज, है ना। सो समथिंग लाइक दिस, एक डब्बा है रेलवे का, एंड देयर आर टू पॉइंट्स फ्रॉम, दिस इज स्टेशन ए, और स्टेशन ए से ये जो रेलवे कैरेज है ये स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जा रहा है ना। सो इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ओके। सो यहां पे अगर आप देखोगे कि ये जो मेरा साइज है, साइज ऑफ द रेलवे कैरेज, इट इज बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द डिस्टेंस इट इज कवरिंग। जो डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं उसके अनुसार ये जो साइज है, इनका खुद का जो साइज है वो बहुत कम है। ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कब हम लोग मानते हैं, हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कब मानेंगे, जब जो ऑब्जेक्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोग देख रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू, किसके अनुसार, कंपेयर टू द डिस्टेंस इट इज कवरिंग, जो डिस्टेंस वो एक्चुअली कवर कर रहे हैं उसके अनुसार अगर उसका खुद का साइज बहुत छोटा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सो ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, यस वी कैन से दैट दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज बेसिकली करेक्ट, ठीक है। ए मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि एक बंदर है, जो बंदर बैठे हुए एक आदमी के ऊपर, और द मैन इज एक्चुअली साइक्लिंग, ओके, अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, समथिंग लाइक दिस, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, यहां पे एक आदमी है जो साइकिल करते हुए जा रहे हैं और उसके ऊपर एक बंदर है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे जो ये मैन और ये जो बंदर का साइज है वो काफी छोटा है कंपेयर टू द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक तो बड़ा ही होगा। सो द सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो वी कैन से दैट हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा क्या बोला गया है यहां पे कि अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, जो बॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो स्पिन कर रहे हैं
और स्पिन करते हुए क्या है कि इट इज हिटिंग द ग्राउंड एंड व्हेन इट हैज हिट द ग्राउंड इट हैज टर्न्ड, मतलब कि ऐसे करके ग्राउंड को पहले हिट किया, ये रहा आपका ग्राउंड। ओके, सो ये एक क्रिकेट बॉल आप मान लेते हो कि मान लीजिए कि ये आपका क्रिकेट बॉल है, तो ऐसे करके ग्राउंड पे हिट किया, हिट करने के बाद ये क्या हो गया, ये अपना दिशा को मोड़ लिया, है ना। तो जो होता है स्पिन में वही हुआ है। लेकिन देखिए क्या यहां पे हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? इफ यू सी द डिस्टेंस कवर्ड हियर आफ्टर द ड्रॉप करने के बाद जो डिस्टेंस इसने कवर किया टर्निंग के लिए, है ना, वो उतना भी बड़ा नहीं है कंपेयर टू द बॉल। बॉल क्या होता है, गेंद जैसे कि टपक करके ड्रॉप करने के बाद वो अपना डिस्टेंस दिशा को चेंज कर रहा है, लेकिन वो दिशा कितना चेंज करते हैं, उतना तो ज्यादा नहीं चेंज करते हैं ना कंपेयर टू इट। सो हियर यू कैनॉट कंसिडर द बॉल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी को आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर पाओगे। अगेन ऑप्शन डी में क्या गिवन है, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। इसका मतलब क्या है, एक बीकर रखा हुआ है, ये मेरा टेबल है, मान लीजिए कि ऐसा मेरा टेबल है, इसके ऊपर एक बीकर है समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड इट इज फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल। अब ये देखिए आप लोग कि ये जो टेबल है और ये जो बीकर है, ये टेबल का साइज उतना भी बड़ा नहीं है कंपेयर टू द बीकर। ओके, सो हियर ऑल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि इट इज कंपेरेबल साइज, है ना। अब कंपेरेबल साइज अगर हो गया तो हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तो ऑप्शन डी को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो आप लोग एक चीज लिख सकते हो यहां पे, यू कैन राइट वन थिंग, दैट इज कब हम लोग एक पार्टिकल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट व्हेन टू, इस पे when to consider a particle in motion as point object। सो इसका एक ही रूल होता है कि when the distance covered when the distance covered by the particle, okay, is more compared to its size। ये आप लोग लिख कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी के ऊपर एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बना हुआ है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अगर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द पार्टिकल साइज, तभी हम लोग पार्टिकल को क्या बोलेंगे, हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ प्लीज रीड द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सी दिस इज द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ्स ऑफ टू चिल्ड्रेन। दो बच्चे का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। पोजीशन टाइम मतलब क्या है कि ये जो आपका वाई एक्सिस है यहां पे पोजीशन है और ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहां पे टाइम दिया गया है, राइट। सो द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रेन A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure 2.9। ये जो फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो अगर एनसीईआरटी है तो प्लीज सी दिस फिगर। तो इस फिगर में आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है और
क्या पोजीशन टाइम ग्राफ किसके ऊपर है कि देयर आर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। ओ पॉइंट इज द स्कूल। ये जो ओ पॉइंट गिवन है ना, ये ओ पॉइंट स्कूल है। सो स्कूल से घर लौट रहे हैं दोनों ऑन देयर होम्स पी एंड क्यू। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है आपका ए का घर। ये जो ए है, ए है, ए का घर है आपका पॉइंट पी, ठीक है ना। एंड क्यू इज द होम ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का होम है क्यू आपका। ओके, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। ठीक है, अभी आपसे सवाल पूछा जाएगा लाइक ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या फिर ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ओके, ए स्टार्ट्स फास्टर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। ओके, सेम या डिफरेंट टाइम। अब बताइए, ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड वंस ट्वाइस। सो ये सब पूछा गया है आपसे। देखिए, पहले तो हम लोगों को एक चीज समझना है यहां पे कि इफ यू आर गिवन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको हम लोग एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटी ग्राफ। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा ना आपके पास, तो ये कोई भी अगर आपके पास कोई पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, उसका जो स्लोप होगा लाइक dx dt, क्या होगा? पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। सो द स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज नथिंग बट द वेलोसिटी। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो आपके पास अगर कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ का जितना स्लोप है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। अभी यहां पे आते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि बोल रहे कि द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन दिस फिगर। देखिए, ए अपने जो स्कूल है, स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, और ये ए का क्या है? द पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका, जो ब्लू कर्व है, इस ब्लू कर्व का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा ए का वेलोसिटी, है ना, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देते हैं। और बी जो है, बी, ये जो बी कर्व है, इस बी कर्व का अगर हम लोग स्लोप निकाले तो हम लोगों को मिल जाएगा बीज वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी। देखिए, ठीक है, पॉइंट पी एंड क्यू, पी इज द होम ऑफ ए एंड क्यू इज द होम ऑफ बी। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। देखिए, पहले बोला गया कि ए का जो घर है वो स्कूल से नजदीक है कंपेयर टू बी। बी से ए का जो है घर वो स्कूल से नजदीक है। तो पहले देखिए ना, P इज द होम ऑफ A एंड Q इज द होम ऑफ B। तो P तो डेफिनेटली लेस है ना, इट इज P इज नियरर टू O। तो O क्या है? O इज द स्कूल। ओके, सो P इज क्लोजर, Q इज फार्दर। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि Q ऊपर है, Q मोर, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा लगेगा Q तक जाने के लिए, लेकिन P तक जाने के लिए आप कम डिस्प्लेसमेंट में आप पहुंच जाओगे। सो A लिव्स क्लोजर to the school than B. Yes, option A is correct. यहीं से ग्राफ से आप बोल सकते हो कि ऑप्शन A is correct. ठीक है, सो A starts from the school earlier than B. देखिए, यहां पे देखिए, A ने क्या किया? एट टाइम t is equal to 0, मतलब छुट्टी होने के तुरंत बाद, A है बहुत पढ़ाकू लड़का मान लेते हैं, तो छुट्टी होने के तुरंत बाद कोई गपशप नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती यारी सब भूल गए, अपना जो है बैग उठाया और चल दिए घर के लिए। तो A starts from school earlier than B. Yes, क्योंकि at t is equal to 0, A has started the journey. अब देखिए, A का जो कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है at t is equal to 0 से, और A ने घर पहुंच गया, राइट? तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रू है। जबकि B ने क्या किया? बहुत टाइम स्पेंड किया,
उसके बाद बी ने स्टार्ट किया, देखिए बी यहां से एट टी इज इक्वल टू यू कैन से समथिंग t1, बी हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी, राइट? सो ए वॉक्स फास्टर देन बी। देखिए अब जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन फास्ट मूव कर रहा है और कौन स्लो मूव कर रहा है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन फास्ट है कौन स्लो है? इसको समझने के लिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा आपको, है ना? तो ये जो स्लोप है, अगर मैं देखता हूं, स्लोप का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्व है उसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा, मींस tan ऑफ द एंगल। तो आप देखिए इसमें थीटा ये है, इसमें ये है, सो आई कैन से दैट दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, बोल सकते हैं ना? दिस इज थीटा 2 बोल सकते हैं अपन। सो डेफिनेटली यहां पे स्लोप ज्यादा होगा, यू कैन से द स्लोप ऑफ स्लोप को हम लोग एम बोलते हैं, स्लोप ऑफ बी इज मोर देन द स्लोप ऑफ ए, हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ ए। तो कौन फास्ट है? ऑब्वियसली अपना जो है बी इज मोर फास्ट, सो ए वॉक्स फास्टर देन बी, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, ए एंड बी रीच द होम एट द सेम टाइम, ए एंड बी रीच द होम एट द सेम टाइम। अभी आप देखिए क्या दोनों एक ही टाइम पे रीच कर रहा है? ए इज रीचिंग एट दिस टाइम, रीचिंग होम, पी पहुंचने में इस टाइम पे पी पहुंच रहे ए, और बी कब पहुंच रहे हैं? इस टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो बी इज टेकिंग लेस टाइम, आई कैन से ए इज टेकिंग मोर टाइम। अब देखिए एक्सिस पे क्लियरली आपको दिख रहा है। सो ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम, ऑब्वियसली दे आर रीचिंग होम एट डिफरेंट टाइम। ओके, एंड ए बी ओवरटेक्स, A overtakes B on the road once twice. Actually A is not overtaking B, क्योंकि B का स्पीड ज्यादा है, तो B is overtaking A. B ओवरटेक कर रहा है A को। ओके, B is overtaking A। और कहां पे ओवरटेक? देखिए जब ओवरटेक करा जाएगा आपको, मान लीजिए कि आई एम गोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड आप जो है आप बहुत फास्ट हो, यू आर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, तो आप तो ओवरटेक करोगे ना मेरे को। तो एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग बोथ ऑफ अस विल बी एट द सेम पॉइंट। हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वहां पे जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे उस टाइम पे हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, सो विल बी एट द सेम पॉइंट। तो यहां पे देखिए सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है जहां पे ए और बी दोनों सेम पॉइंट पे है, उसके बाद बी निकल गया आगे, है ना? सो you can say that it overtakes only once. Why only once? Because obviously एक ही बार overtake कर रहा है, right? Intersection आपका एक ही है, तो इसी के कारण आप बोल सकते हो कि it is overtaking only once. देख लीजिए एक बार ठीक से, और आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 बजे सुबह अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, ठीक है, वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, सो शी इज वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू अवर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, ऑफिस का दूरी कितना है? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर में मैडम की ऑफिस है, ठीक है ना? स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 PM तक शी स्टेज एट द ऑफिस, ओके, एंड सो शी इज डूइंग 9 to 5 जॉब एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। सो पैदल जाने के बाद शी इज रिटर्निंग बाय एन ऑटो, एंड ऑटो का स्पीड भी गिवन है आपका कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो हम लोगों को क्या बोला गया है? हम लोगों को बोला गया है कि आप सुटेबल स्केल चूज करके जो है
इस मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो करते हैं भाई, जो बोला गया है वो करना ही पड़ेगा। देखिए सो थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक। अब ये रहा x, मतलब की पोजीशन, एंड दिस इज द टाइम t। ओके, सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। सो आपको क्या बोला गया है, देखिए अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 9 AM। तो हम लोग पहले टाइम को 9 AM के पहले तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सो यस यू कैन सी दैट हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एक्सिस 0 है, इसको हम लोग 9 AM से स्टार्ट कर सकते हैं, 9 AM, ठीक है, क्योंकि द एंटायर स्टोरी बिगिंस फ्रॉम 9 AM। वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगा, ये इसको पहले आप निकल के रखिए। डिस्टेंस बाय स्पीड 2.5 किलोमीटर है, एंड शी इज वॉकिंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स का मतलब है 30 मिनट्स। So in 30 minutes, basically she is reaching her office. So what is the distance of her office? It is 2.5 kilometer away. Distance कितना दिया गया है, देखिए distance है 2.5 किलोमीटर। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर, और ये हो गया आपका कितना, 2.5 किलोमीटर, है ना। सो दिस इज द x इन किलोमीटर। तो देखिए 9 से, दिस इज आई कैन से 9:30 AM, 9 बजे से 9:30 बजे के अंदर शी वॉज इन हर ऑफिस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे you need to connect it। देखिए कनेक्ट हो गया, ओके। सो फ्रॉम 9 to 9:30 शी इज इन हर ऑफिस, ओके। आफ्टर दैट 5 बजे तक शी इज इन द ऑफिस ओनली। सो अप टू 5, आई कैन से दिस इज 5, like 5 PM। So up to 5 PM she is in the office। हम लोग यहां तक मान के चलते हैं कि शी इज इन द ऑफिस अप टू 5। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 5 बजे के बाद का स्टोरी क्या है कि देखिए डिस्टेंस है आपका सेम 2.5, नाउ हर रिटर्निंग स्पीड इज बेसिकली 25, मतलब 0. हम क्या बोल सकते हैं 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब है 6 मिनट। सो इन 6 मिनट, 6 मिनट के टाइम, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम शी इज बेसिकली रिटर्निंग बैक। देखिए जाने में आधा घंटा टाइम लगा, आने में क्योंकि मैडम का टिकट था सिनेमा का, सो शी इज रिटर्निंग एट अ हाई स्पीड, है ना। सो शी इज रिटर्निंग इन 6 मिनट्स। तो हम लोग यहां पे, ये अगर 5 है, आई कैन से दैट दिस इज 5:06, ओके, एंड शी इज लाइक रिटर्निंग एट अ स्टीप, बहुत स्टीप होगा ये। अगर आप देखोगे कि ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, लेकिन यहां पे स्टीप है क्योंकि 6 मिनट में शी इज बेसिकली रिटर्निंग बैक होम। तो ये रहा आपका द एंटायर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो बहुत मजेदार सवाल है, ओके। अब सवाल में ही दिया गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते इस पे। देखिए क्या बोला गया है, ड्रंकियर्ड। ड्रंकियर्ड मतलब आपको पता ही होगा। सो
A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. जैसे कि नशे करने के बाद जो होता है आदमी का, नॉट इन सेंसेस, तो क्या कर रहा है कि 5 स्टेप्स वैसे करके आगे, फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ऐसे करते हुए चल रहा है ना. सो ही इज गोइंग लाइक 1 2 3 4 5, देन अगेन रिटर्निंग 1 2 3. सो नेट कितना इन अ साइकिल, देखिए 2 ही स्टेप्स, 2 स्टेप्स ही इज मूविंग नेट, क्योंकि 5 स्टेप्स आगे जाके 3 स्टेप्स वापस. ओके, सो यही बोला गया है. ड्रंकियर्ड इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बाय बैकवर्ड एंड सो ऑन. ऐसे करते करते चल रहा है मामला. ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग. हर एक स्टेप का लेंथ कितना है, ये 1 मीटर है. 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर. ईच स्टेप इज 1 मीटर. ठीक है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड. और टाइम एक स्टेप करने में 1 सेकेंड फॉर ईच स्टेप. प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ द हिज मोशन. ओके, हम लोग एक्सटी ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है. और डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकियर टेक्स टू फॉल इन अ पिट. एक कहीं पर भी एक गड्ढा है, अब ये तो लाइक चढ़ गया है इसका, तो ये गड्ढे में पड़ेगा. लेकिन पूछा गया है कि अच्छा ये गड्ढा जो है ये 13 मीटर अवे है, इट इज अवे 13 मीटर फ्रॉम हिम. ओके, सो व्हेन ही इज गोइंग टू फॉल इन दैट पिट, ये भी हमसे पूछा गया है, व्हेन ही इज गोइंग टू फॉल इन द पिट. सो देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या है. देखिए ये यहां पर क्या बोला गया है ना कि 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड. सो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है, 3 स्टेप्स वापस आ रहा है, अगेन 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है, अगेन 3 स्टेप्स वापस आ रहा है. ऐसे करके आपका जो है मामला चल रहा है, राइट. ओके, तो एक साइकिल में हम क्या बोल सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर साइकिल, 1 साइकिल में आपका 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इन अ पर्टिकुलर साइकिल? द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 2 स्टेप्स, और 2 स्टेप्स हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी लाइक 5 माइनस 3, सो 2. एंड एक साइकिल के लिए टोटल टाइम कितना है, 8 सेकेंड्स, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए वो 1 सेकेंड करके टाइम ले रहा है. ओके, तो एक साइकिल में 2 स्टेप्स है. अब ये जो पिट है, ये इसके लिए स्पीड को कवर करने के लिए कितना साइकिल चाहिए? अगर एक साइकिल में 2 स्टेप्स है तो ये 13 मीटर को कवर करने के लिए कितना साइकिल चाहिए? हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 13 मीटर को कवर करने के लिए क्या चाहिए, 13/2, है ना. दैट मीन्स 6.5 साइकिल्स, 6.5 साइकिल्स चाहिए. सो 6.5 साइकिल्स में ही इज गोइंग टू फॉल इन द पिट. और एक साइकिल में 8 सेकेंड है, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड is basically 6.5 into 8. So 52 second. Okay, so total time आपका क्या हो गया, 52 seconds. In 52 seconds he is going to fall. ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर. ये दिस इज द स्पीड ऑफ द कार. ओके, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट जा रहा है गाड़ी, और गाड़ी की स्पीड कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर. इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. 200 मीटर के अंदर अंदर इतना स्पीड से
हाई स्पीड से it has applied a brake and the car is stopped within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? तो पहले हम लोगों से पूछा गया है भाई कि रिटार्डेशन क्या है. रिटार्डेशन का मतलब है एक्सीलरेशन बट नेगेटिव. ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तभी गाड़ी रुकी होगी जाके. अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होते तो द कार वुड नॉट हैव स्टॉप्ड, है ना. तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिटार्डेशन. तो देखिए यहां पे हम क्या बोल सकते हैं. देखिए किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड को, अगर किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड गिवन है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकेंड, यू मल्टीप्लाई इट विद डायरेक्टली 5/18. तो यहां पे 126 को हम लोग 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करें, so it is going to be 7 ना. so 35 meter per second. this was my u. ये जो है मेरा इनिशियल स्पीड था. फाइनल स्पीड क्या है मेरा, 0 है. ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी इज 0. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑब्वियसली. तो v स्क्वायर इज लाइक 0 माइनस यू स्क्वायर दैट इज 35 इंटू 35 बाई 2 इंटू एस. एस कितना है हमारा जो है 200 है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. देन यू कैन कैंसिल इट विथ 7, सॉरी विथ 5. तो 5 से इफ यू कैंसिल you will get, again this can be cancelled with 5 and this is 49/16 minus 49/16 meter per second square. So it is minus 49/16 meter per second square, जो कि है आपका -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया आपका एक्सीलरेशन. ए वैल्यू इज -3.06 हम लोग बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो ये आपका एक्सीलरेशन हो गया. अभी क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. देखिए ये तो एक्सीलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं. अभी हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, व्हाट इज द, दे आर आस्किंग अबाउट एक्सीलरेशन इज -3.06. नाउ दे आर आस्किंग यू दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप. सो दैट मीन्स द टाइम. सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम नाउ. तो टाइम मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन वी हैव फाउंड आउट, a इज इक्वल टू -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी टाइम कितनी, टाइम कैसे निकाले, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना. सो टाइम इज गोइंग टू बी v माइनस u बाई a. तो v तो आपका 0 है, u इज गोइंग टू बी -35 and acceleration is -3.06. So it is -35 by -3.06, minus minus cancel. So आपका जो टाइम है, your time is going to be 11.43 second. ये रहा आपका टाइम. ओके, तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को देखते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो व्हाट दे आर आस्किंग हियर इज, a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. Okay, so like if this is the ball, now with the initial speed of u आपका कितना है
29.4 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर u, initial speed. Okay. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? देखिए एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड ओनली. ओके, सो इस बॉल पे जो है g का वैल्यू, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So the acceleration due to gravity is always in this direction, downward, vertically downward. That is the fixed direction of the acceleration due to gravity. जब ये बॉल ऊपर जा रहा होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे है? इसके इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर g का वैल्यू नीचे है, राइट? सो g इज, बिकॉज ऑफ दिस g वैल्यू what is going to happen is that कि इसका जो वेलोसिटी है वो घटता रहेगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इनिशियल, ये तो ऊपर की डायरेक्शन पे है ना. एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली इट इज रेजिस्टिंग इट्स मोशन. तो मोशन को कम करते हुए वो जा रहा है. तो मोशन अल्टीमेटली एकदम ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एकदम ऊपर जाके वो पार्टिकल लेड और वो बॉल हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्ट पे आ जाएगा. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? अब देख सकते हो अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल पे द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. सो यू कैन राइट इट वर्टिकली डाउनवर्ड. हो गया, राइट? इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? अब देखिए इसको अगर आप बॉल मानेंगे तो आई एम गोइंग टू जस्ट थ्रो इट अप. सो एकदम जब कि मैं ऐसे करके ऊपर मैंने थ्रो किया तो क्या हुआ? ये एकदम ऊपर गया. ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक गए, उसके बाद नीचे आया. सो व्हाट इज, सो एकदम जो ऊपर है, लाइक व्हेन आई एम थ्रोइंग अ बॉल अप, सो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉल इज गोइंग टू कम टू एन रेस्ट. सो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? आपका जो v फाइनल वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू बी 0. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट the velocity is going to be 0. You can write that v is equal to 0 meter per second, है ना, and acceleration is equal to minus g, which is nothing but, आपको अगर बोला गया है 10 या फिर okay, g is 9.8, so minus 9.8 meter per second square. This is your acceleration due to gravity. Okay. एंड माइनस मैंने क्यों लगाया? देखिए ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो नीचे का डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, है ना, इसीलिए. एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउन. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव. चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर and t is equal to 0 second to be the location and the time of the ball at its highest point. तो क्या बोल रहे हैं कि जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो उसको हम लोग मानते हैं, इसको एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, द बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो यहां पे अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ओके, यू आर ड्रॉइंग एन एक्सिस लाइक दिस एट द हाईएस्ट पॉइंट. सो x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे जाके x इज इक्वल टू 0, ओके, एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड to be the location and the time of the ball at its highest point. Vertically downward direction को हम लोग अगर positive मानते हैं, so this is the positive. If the vertically downward direction is the positive, then this upward direction is going to be your negative direction. Okay? And gives the signs of the position. Then you are asked, आपको बोला गया है कि give the signs of the position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward movement. ठीक है, तो मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मूवमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. तो मूवमेंट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक तो हो गया आपका ऊपर जाने का, जब ये ऊपर जा रहा था तो
तब पोजीशन क्या था? एट एनी टाइम, बिकॉज द हाइएस्ट पॉइंट इज, आपका जो हाइएस्ट पॉइंट है वो वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। ओके, वो वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, और उसको क्रॉस करके जब ऊपर जाए तो आपका x नेगेटिव होगा, है ना। सो उसको क्रॉस करके तो और ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट एट x इक्वल टू 0। सो एट एनी पॉइंट व्हेन इट इज गोइंग अप, ऑलवेज रिमेंबर एट एनी पॉइंट व्हेन इट इज गोइंग अप, आपका x का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा पॉजिटिव है ना। जैसे कि ये हो सकता है मान लीजिए 5, ये हो सकता है मान लीजिए 4, ये हो सकता है मान लीजिए 3, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 0। सो ऑल द पॉइंट्स below this 0 is below the highest point are basically positive only. So you can say that, so I can say that upward journey, during the upward journey क्या हो रहा है? See, during the upward journey x is greater than 0, that means positive at all the points. x is always positive, और हाइस्ट पॉइंट वर्टिकल, अच्छा ठीक है, पोजीशन, अच्छा वेलोसिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी? यू सी वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द पॉजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाइल मूविंग अप द वेलोसिटी इज नेगेटिव, v is negative, and what is the acceleration due to gravity? The sign of the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is g is basically positive, because it is along the positive axis only. See from here, it is along the positive axis. So g is, we can say, positive. So this is our upward journey. Upward journey के टाइम पे ये होगा। ओके, अब डाउनवर्ड जर्नी को समझते हैं। See, when it is basically here, after that again it is going to fall. After reaching the highest point, again it is going to fall back. तो downward motion. डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन में आपका x is continuously positive only. Obviously x is increasing, so x is continuously positive during the downward motion. Then velocity is also positive during the downward motion, because velocity is directed towards the positive x axis. So velocity is positive, and g is also positive during the downward motion. Direction I am talking about. ठीक है, इतना तो हो गया। नाउ यू सी, to what height does the ball rise, and after how long does the ball return to the player's hand? G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी u is given to be 29.4. okay, so let us see, u is how much? 29.4 मीटर पर सेकेंड। g's वैल्यू इज बेसिकली आपका दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना है आपका g का वैल्यू, है ना। नाउ what they have asked, highest, what is the height up to which the ball has gone up? So अगर ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर के तरफ फेंका, तो द u इज बेसिकली नथिंग बट 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा u, इनिशियल वेलोसिटी और द u। ओके, ऊपर जाके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? At the highest point what is going to happen? Your v is equal to 0, है ना। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको? एंड g is always going to be in the downward direction. हम लोग इसको निकाल सकते हैं, v squared is equal to u squared minus 2gh,
राइट इस इक्वेशन से हम लोग निकल सकते हैं. एक्चुअली द माइनस साइन इज कमिंग बिकॉज ऑफ द डिरेक्शन ऑफ द जी. सो v स्क्वायर इज 0 विच इज इक्वल टू u स्क्वायर 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच. तो यहां से हम लोग h को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 29.4 इंटू 29.4 द नेगेटिव साइन माइनस 2 इंटू 9.8 हो गया ना. सो यू सी यू विल 29 point, so 9.8 4 times है ना. No, 3 times. 3 times of 9.8. 3 times of 9.8 is basically 29.4. So it is going to come like 3 into 29.4 divided by 2. This is your h. So यहाँ पे आप so it is 3 into 14.7. Just a minute. So it is 44.1 मीटर. इतना आपका h का वैल्यू है. So h is nothing but your 44.1 meter. This is the value of h, which is the highest point up to which it is going. ओके तो एज तो हम लोग निकाल दिए. सो टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड. ओके नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एज दैट यू हैव गॉट. नाउ आफ्टर हाउ मच टाइम दे आर आस्किंग कि द बॉल हैज रिटर्न्ड टू द प्लेयर्स हैंड. जैसे कि दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. बॉल हैज रिटर्न्ड मतलब I have thrown the ball like this. It has gone up and it is coming down. So the total time I need to calculate. So that time we can very easily calculate by v is equal to u plus at. है ना? So v minus u by a is nothing but our t, time t. So v is basically 0 at the highest point. U is 29.4 divided by 9.8. Acceleration due to gravity, it is 9.8 and with a negative sign. So you are going to get the t, है ना. So that means it is basically the t you are getting as 3 seconds. ये क्या कहाँ कितना, ये 3 सेकेंड मिल रहा है आपको. Okay, so you are getting t as t is equal to 3 seconds. Now this t is not the total time. It is just the time to move up from here to here. Now the total time is going to be to move up as well as to come down. So that means time total, you can call time total is nothing but 3 into 2, which is 6 seconds. So this is the total time, which is 6 seconds. ओके अब देखिए इस सवाल को ठीक से पढ़िए आप लोग, फिर हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स. तो आप लोगों को बोला गया है कि यहां पे हर एक स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ने के लिए और फिर हमको बोलना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं. ठीक है.
सो ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, बोला गया है कि ऑल द स्टेटमेंट्स यू कंसिडर द पार्टिकल्स टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instance. क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए पे वो लोग बोल रहे हैं कि स्पीड कैन बी जीरो, देयर कैन बी अ टाइम व्हेन स्पीड इज इक्वल टू जीरो बट योर एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. सोचिए ये कब हो सकता है? जस्ट थिंक, कब हो सकता है? स्पीड आपका जीरो है, स्पीड आपका जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. जस्ट द सम विच वी डिड अर्लियर, हम लोग क्या देखे थे कि इफ यू आर थ्रोइंग समथिंग अ बॉल, तो एकदम ऊपर जाके, इफ यू आर वर्टिकली थ्रोइंग इट अप, एकदम ऊपर जाके उसका स्पीड क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू जीरो, फाइनल स्पीड जीरो हो जाता है. लेकिन हर एक टाइम पे उसके ऊपर तो एक एक्सीलरेशन काम करता है ना, जो कि है हमारा g. कांस्टेंट एक्सीलरेशन काम करेगा उसके ऊपर, जो है g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये कांस्टेंट काम करता चला जाएगा. सो देयर कैन बी टाइम व्हेन स्पीड इज इक्वल टू जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो यस, माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. And as an example, you can write this only. You can write this, that throwing a ball. So at the maximum height, if you throw a ball, then at the maximum height, your speed is equal to zero. But your acceleration, speed या velocity आप कुछ भी बोल सकते हो, your velocity is zero at the maximum height, but the acceleration is not zero. With zero speed, ठीक है, ये तो देख लिया. So this is true. You can say that A is basically true. ये हो सकता है, A is true. Okay? अब B को देखते हैं. What can be B? With zero speed may have non-zero velocity. Speed zero है, लेकिन velocity non-zero है. इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, speed zero, ये क्या possible है? Possible है ये? I want you to think. With zero speed, so speed is zero. Speed is what? Speed is a scalar quantity. So speed बोल रहा है कि zero, but velocity is not zero. So velocity is a vector quantity. ठीक है, हम जानते हैं velocity vector quantity है. It is dependent upon the magnitude as well as the direction. Okay, all right. But speed अगर zero है, इसका मतलब क्या? Speed को हम लोग क्या बोल सकते हैं? If a particle is in the most simple case, हम लोग अगर most simple case पकड़ के चलते हैं, तो एक particle एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है. दैट इज द मोस्ट सिंपल केस दैट कैन एक्चुअली टेक प्लेस. हाँ, तो वहां पे अगर मेरा स्पीड जीरो हो गया, उसका मतलब क्या? उसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज जीरो. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली माई वेलोसिटी इज ऑल्सो बिकमिंग जीरो. ओके, सो स्पीड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा. सो स्पीड जीरो मीन्स ऑटोमेटिकली वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो ऑप्शन बी इज बेसिकली फॉल्स. राइट? With constant speed must have zero acceleration. Speed constant है, acceleration zero है. Obviously, that can be the case. Constant speed, zero acceleration. Uniform motion. In case of uniform motion क्या होता है? आपका acceleration is zero, but your speed is constant, है ना? So that is possible. That is possible. C भी possible है. With positive value of acceleration must be speeding up. सोचिए, positive value of acceleration must be speeding up. स्पीड अप होगा कि नहीं होगा, ये फुल्ली डिपेंड करेगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन के ऊपर.
इफ द एक्सीलरेशन इज इन द पॉजिटिव डिरेक्शन, डिरेक्शन तो हम लोग लेके चलते हैं ना, ऐसे कोई कुछ होता नहीं है पॉजिटिव डिरेक्शन नेगेटिव डिरेक्शन, वी टेक फॉर आवर कन्वीनियंस अ पर्टिकुलर डिरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड द अदर डिरेक्शन टू बी नेगेटिव। तो मान के चलिए कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव डिरेक्शन पे है और स्पीड जो है आपका नेगेटिव डिरेक्शन पे है, मतलब एक्सीलरेशन का ऑपोजिट आपका स्पीड है, तब क्या होगा, स्पीड क्या बढ़ेगा, स्पीड विल नॉट इंक्रीज, ओके, स्पीड विल डिक्रीज। और अगर दोनों एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन पे है, देन आपका स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज। सो यू कैन राइट हियर इन पॉइंट डी दैट ओके, पॉइंट डी पे आप लिख सकते हो v and a same direction, when they are in the same direction, तब क्या होगा मेरा, v will increase, v and a in opposite direction, तो क्या होगा, v will decrease। ओके, नाउ देखिए यहां पे क्या बोला गया है, बोल रहे कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, सो यू कैन से दैट दिस इज द बॉल, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर एंड ये मेरा फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर, ऑन ए फ्लोर द बॉल इज ड्रॉप्ड, और ये हाइट जो है ये हाइट है आपका 90 मीटर, ओके, दिस इज व्हाट दे हैव सेड, a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor at each collision। तो ये क्या होगा, ये पूरा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक कोलाइड करेगा, फ्लोर से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, बोल रहा है कि at each collision with the floor the ball loses 1/10 of its speed, मतलब जो स्पीड इसने यहां तक आने में जितना स्पीड गेन किया, एक कॉलिशन के बाद 1/10 ऑफ द स्पीड इट इज गोइंग टू लूज, 1/10 स्पीड उसका घट जाएगा, मतलब 90% ऑफ द स्पीड इट विल हैव एंड विद द 90% ऑफ द रिमेनिंग स्पीड अगेन ये ऊपर जाएगा, ओके, अगेन ये ऊपर जाएगा, अगेन जब नीचे आएगा तब फिर से जो स्पीड था उसका 1/10 घट जाएगा, देन अगेन इन ये ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते चलेगा साइकिल। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, देखते हैं इसको, थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को मिल जाए बस, बाकी तो यू कैन जस्ट प्लॉट द ग्राफ योर सेल्फ ऑल्सो। सो यहां पे पहले क्या निकालना है, देखिए ये सोचना पड़ेगा कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहां पे। तो अगर पहले हम लोग यहां पे हमको निकालना चाहिए कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, u इज इक्वल टू 0, फाइनली कुछ वेलोसिटी होगा, जब ये फ्लोर को टकराएगा तब कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके ऊपर आएगा, है ना। सो लेट अस बेसिकली टॉक अबाउट द फाइंड आउट दैट। सो इट इज v स्क्वायर, वी कैन से u स्क्वायर प्लस 2gh, h इज द हाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं ये u स्क्वायर इज 0, सो यू कैन से दैट v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। सो g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, सो 2 इंटू 10 इंटू h इज 90, सो योर वेलोसिटी बिकम्स 30√2 30√2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो गया। दिस वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्राइक इट इज बेसिकली 30√2, okay। Now after the strike, after the first collision, what is your velocity? After first collision,
देखिए पहला क्या बोला गया है, एक बार कॉलिशन होने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, इट इज गोइंग टू कोलाइड विद द ग्राउंड एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू मूव अप, ये फिर से ऊपर जाएगा आफ्टर वन कॉलिशन। सो आफ्टर फर्स्ट कॉलिशन क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है 30√2, इसका 90% वेलोसिटी रहेगा, 10% तो बोला गया है ना, दैट ईच collision with the floor the ball loses 1/10 of its velocity, 1/10 मतलब 10%, 10% lost, 10% lost मतलब 90%. So after first collision velocity I can say v1 is what, v1 we can say that it is 90% मतलब 9/10 of 30√2, तो यहां से आप बोल सकते हो 27√2. So your V1 is going to be 27√2 meter per second after the first collision. ओके यहां पे हम लोग और एक चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर इट टू कम डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना। ये जो वेलोसिटी है फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू दैट इज फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 टू v मीन्स 30√2, इतना वेलोसिटी गेन करने पर कितना टाइम स्पेंड किया है। सो दैट इफ वी कैलकुलेट द टाइम, it is going to be v minus u by g, है ना। सो व्हाट इज द v वैल्यू, 30√2 बाई g का वैल्यू है आपका 10। सो यू कैन से दैट द टाइम इज नथिंग बट 3√2 सेकेंड। सो नाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ। सो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और ग्राफ प्लॉट करके आपको बस दिखाना है क्या, देखिए ये अगर मेरा ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, ये आपका ग्राफ है, ओके और आपको दिखाना है कि फ्रॉम 0 it is reaching up to a point which is nothing but the velocity 30√2, itna velocity it is going to reach, okay, at a time. What is the time? The time is equal to 3√2. so ye jo aapka time hai, the time is going to be 3√2, okay. So your graph is going to be like this. Then after that the graph is going to fall up to a certain time period, okay, ऐसा होगा। So the thing is your graph is always going to be like this only, repeating this. So आपका ग्राफ जो होगा that is going to be something like this, this part is going to be repeating. ओके यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Explain clearly with examples the distinction between magnitude of displacement, sometimes called distance, over an interval of time, and the total length of the path covered by a particle over the same interval. So magnitude of displacement is what? It is displacement means you are just asked about that. Magnitude, explain with examples. Magnitude of displacement, okay. Magnitude of displacement, it is nothing but the shortest distance
between the final point and the initial point, or we can also say the shortest distance between the final position and the initial position. Between final and initial position. ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, over an interval of time, and the total length of the path covered by a particle over the same interval of time. Total length of the path covered is basically, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, घूम के ऐसे ऐसे करके इट इज इन दिस पॉइंट, पॉइंट बी, and this is my point A. So the total length of the path covered is basically, we have to take into consideration the entire length of this path. Okay, the entire length, actual length of this path we need to consider. But in case of displacement, अगर हम लोग सिर्फ displacement calculate करते तो हम लोग कैसे calculate करते? A point से B point you just join, and the shortest distance between A and B is going to give you the displacement. That's it. Magnitude of average velocity over an interval of time. Magnitude of average velocity over an interval of time and the average speed over the same interval. ठीक है, तो कोई भी एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं भाई, कोई भी एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं डेल्टा टी. डेल्टा टी हो गया हमारा टाइम इंटरवल. सो इफ डेल्टा टी is our time interval, then magnitude of average velocity, average velocity का magnitude क्या होगा? V average is going to be equal to, they are talking about just the magnitude, is nothing but the displacement by time period or the time interval. So displacement by delta t. So this is going to give you the magnitude of the average velocity. Okay, and for the average speed, you need to take up what? The distance, total distance covered by the delta t, that is the total time taken. Average speed, okay. Average speed of a particle over an interval of time is defined as the total path length divided by the time interval. Show in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first quantity. ठीक है, तो इतना तो समझ में आया, और we have discussed everything here. Now they have asked you to show that the speed is greater than or equal to the velocity, always. Okay, speed is always greater than or equal to the velocity. This we already discussed in our class, magnitude wise. जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, कोई भी एक पार्टिकल है जो जिस पार्टिकल ने 0 से शुरू कर रहा है अपना जर्नी. सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. सो द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम 0 to 1 2 3. सो 0 to 1, 1 मूव किया, 2 मूव किया, 3 मूव किया. ठीक है, करने के बाद फिर से क्या कर रहा है? 3 to 2 it is coming, 2 to 1 it is coming. Finally the particle is at point 1. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 1 ओनली, बट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1 2 3 4 5. ओके, तो डिस्टेंस आपका 5 हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही है. एंड यू नो द स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाई टाइम, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अगर घट गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ कि वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड. मैक्सिमम वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू स्पीड, बट वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ऊपर नहीं जा सकता. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू लाइक. Okay. So here we have another sum. A man walks on a straight road from his home to market, which is 2.5 kilometer away
with a speed of 5 kilometer per hour. So this is the home and this is the market. Okay, this is the home and this is the market, and the man walks on a straight road and the distance is basically they have said 2.5 kilometer. कितना है? 2.5 किलोमीटर दूरी पे है. Okay, and the speed of the man is 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is, तो मैं आदमी ने क्या किया, पहले मार्केट तक गया, मार्केट तक जाने के बाद देखा कि मार्केट बंद है. अब भाई बंद है तो क्या किया जाए, अब तुरंत वापस आ रहा है. ठीक है, और जाने के टाइम उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर और वापसी के टाइम उसका कितना स्पीड है, उसका स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर. इतना इंफॉर्मेशन गिवन है. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 30 मिनट. ठीक है, पहला 0 to 30 मिनट हम लोग को फाइंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है और एवरेज स्पीड कितना है, ये फाइंड आउट करना है. देन फ्रॉम 0 to 50 मिनट सेम थिंग, एंड देन फ्रॉम 0 to 40 मिनट. ठीक है, तो देखते हैं. देखिए, तो टाइम टेकन टू वी कैन फाइंड आउट कि ठीक है भाई, पहले तो इतना, दिस इज द डिस्टेंस. ओके, नाउ स्पीड वाइल गोइंग, जाने के टाइम पे कितना स्पीड रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम T1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1 इज लाइक होम टू मार्केट. सो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5. 0.5 दैट मीन्स 30 मिनट. 30 मिनट तो जाने में लगा भाई. घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगा. सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं है. देखिए, स्पीड टोटल डिस्टेंस से आप स्पीड को, जाने का स्पीड को अपने डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा 0.5 आवर्स. 0.5 आवर्स मीन्स हाफ एन आवर, दैट मीन्स 30 मिनट्स. हो गया. अभी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालते हैं एट दिस. सी, ये जो 30 मिनट रहा ना, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 मिनट, you need to understand one thing, that within this time period from t is equal to 0 to t is equal to 30 minute, the displacement and distance is the same. क्योंकि ये तो इस 30 मिनट में क्या किया, घर से मार्केट जाके पहुंचा. अब मार्केट का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है जो कि 2.5 किलोमीटर है घर से. तो घर से मार्केट जाने में बस जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम हियर. सो यू कैन से दैट द वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू द स्पीड एवरेज. स्पीड और वेलोसिटी यहां पे सेम है और वो क्या है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर. जो गिवन है वही आपका वेलोसिटी भी है और वही आपका स्पीड भी है, क्योंकि यहां पे the distance is equal to the displacement. अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, लाइक ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि फाइंड द, अच्छा नाउ दिस इज वन, दिस इज A is done, दिस इज A. ओके, दिस इज ए. अब हम लोग यहां पे बी को करते हैं, बी. ओके, सो यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो यू कैन फाइंड इट आउट दैट फाइंड द मार्केट आफ्टर फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड. अभी बंद है मार्केट, तो वो अभी वापस आ रहा है और वापस आने के टाइम पे उसने स्पीड को बढ़ा दिया, 7.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया. तो अगर स्पीड बढ़ गए तो कितना टाइम, ओके, वी नीड टू कैलकुलेट दैट, लाइक 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5.
अपना टोटल डिस्टेंस बाई द टाइम, sorry, by the speed is going to give you the time. So it is 1 by 3. 1 by 3 of an hour. 1/3 of an hour means 1/3 of an hour means 1 by 3 into 60. That is 20 minutes. So वापस आने में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है? 20 मिनट्स स्पेंड हो रहा है वापस आने में. लाइक M to H रिटर्न करने में इट इज स्पेंडिंग 20 मिनट्स. सो यू कैन से टोटल टाइम आपका कितना हो गया? टोटल टाइम इज गोइंग टू बी जाने में जितना टाइम प्लस वापस आने में जितना टाइम, यही तो मेरा टोटल टाइम होगा ना, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम मिला के. सो इट इज गोइंग टू बी 50 मिनट. तो 50 मिनट में इट इज रीचिंग बैक टू पॉइंट H. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इन 50 मिनट्स इट इज रीचिंग बैक टू पॉइंट H, मतलब होम पे पहुंच रहे हैं. तो होम पे अगर पहुंच गया 50 मिनट में, तो आपका यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपका एवरेज वेलोसिटी कितना है. देन एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0. डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया. सो वेलोसिटी यहां पे आपका 0 हो जाएगा. लेकिन स्पीड आपका कितना रहेगा? Speed is going to be distance by time. So you can say distance कितना है? 2.5 plus 2.5 that is 5 divided by time कितना है आपका? 50 minutes means 5 by 6 of an hour. So ये आपका हो गया 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका स्पीड. ओके, अब देखिए इन एक्सरसाइजेस 2.9 एंड 2.10 we have carefully distinguished between average speed and the magnitude of average velocity. ठीक है. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of the instantaneous velocity. Why? आपसे पूछा गया है कि देखिए हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं, like we find the difference between the average speed and the average velocity. हम लोग देखा ना कि velocity average is what we saw. Average velocity is nothing but displacement by time. इतना हो गया आपका average velocity. और speed, average speed is the total distance traveled by the total time. Okay, this is your average velocity. Now what they are saying कि अगर हम लोग टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं, डेल्टा टी को बढ़ाते हैं, तो ही ये डिफरेंस आते हैं. If the delta t is tending towards 0, that means what? Instantaneous point पे, at the instantaneous point your instantaneous velocity is equal to the speed. Why is it? Because you need to understand that velocity is a scalar quantity. So velocity will have two parts. One is the magnitude as well as the direction. बट स्पीड क्या है? स्पीड हमारा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई एम सॉरी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी के साथ दो पार्ट रहेगा, एक रहेगा आपका मैग्नीट्यूड और एक रहेगा आपका डायरेक्शन. लेकिन स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हैज ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? सो लेकिन अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बोल रहे हैं या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बोल रहे हैं, तब क्या है कि एज द डेल्टा टी टेंड्स टूवर्ड्स 0, तो वेलोसिटी को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा अपना दिशा को चेंज करने के लिए.
because if a body is moving like this, now this body needs some time in order to change its direction. अगर माई डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तब मैं उतना टाइम ही नहीं दे रहा हूं इस बॉडी को कि इस बॉडी अपना डिरेक्शन को चेंज करे, राइट? यू कैन राइट व्हेन t is very small, when t is very small, okay, when t is very small, velocity will not get enough time to change its speed, sorry, its direction. तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस is equal to your speed instantaneous. ठीक है, चलिए इस ग्राफ को देखते हैं और क्या बोला गया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं. लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी. ए को पहले देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग बी को देखेंगे, फिर सी एंड डी. ओके, लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस. रीजन के साथ बोलना है. विच ऑफ दीज कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल. मतलब विच ऑफ दीज ग्राफ्स कैनॉट, विच ऑफ दिस कैनॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट नहीं करेगा. विच ऑफ दिस ग्राफ्स विल नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन. एक पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मतलब एक ही दिशा पे मूव कर रहा है, इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. ओके, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा. देखिए यहां पे कैसे इसको किया जाते हैं. देखिए ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना. सो दिस इज द एक्स इज द पोजीशन एंड टी इज द टाइम. तो यहां पे एक चीज आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, अगर मैं टाइम को फिक्स करता हूं एट दिस टाइम, से फॉर एग्जांपल एट दिस टाइम, एट एग्जैक्टली एट दिस टाइम आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ द पोजीशन लाइक द ग्राफ इज लाइक दिस. So this is, sorry, it is like this, see. Okay, ऐसा कुछ. तो ये आपका x हो गया और ये आपका t हो गया. So at a particular value of t, at a particular value of t, I am getting two values of x. मतलब एक ही टाइम पे द बॉडी इज इन टू पोजीशन. एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस द बॉडी इज इन टू पोजीशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. वन डायमेंशनल मोशन पे एक टाइम पे बॉडी को एक ही जगह होना चाहिए. एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड द बॉडी कैन बी एट 5 मीटर डिस्टेंस, बट हाउ कैन द बॉडी बी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एट 5 मीटर एंड 8 मीटर एट द सेम टाइम. इफ आई से दैट अ बॉडी इज 5 मीटर and 8 meter distance from the origin at time t is equal to 3 second. ये तो कोई मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गया ना, कि दो जगह पे एक बॉडी एक ही टाइम पे कैसे हो सकता है. either you are present in the class or you are present somewhere else. How can at the same time you are both present in the class and doing something else also? वो तो पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो ये अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसको अगर हम लोग देखें कि देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं. लाइक यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज है. लाइक एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम t, अब देखिए दो वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. एट एनी पर्टिकुलर टाइम you are getting two values of velocity, which is not possible. So this is also not possible.
आपका सी क्या बोल रहा है, दिस इज अ स्पीड वर्सेस टाइम. With time your speed is either increasing, again decreasing, again increasing, decreasing, increasing, decreasing, something like this. It's a wavy nature. But ये हो सकता है, this can be, yes ये हो सकता है, ऑप्शन सी इज पॉसिबल. बट यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ द कैनॉट पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल. सो यहां पे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, and this is also not possible because you see the total path length यहां पे क्या है, with time the path length is increasing, then the total path length cannot decrease with time. अगर कोई भी बॉडी चल रहा है तो with time its path length, क्योंकि path length पूछा गया है, not the displacement. They haven't asked about the displacement, they are asking you about the path length. path length means जब भी कोई बॉडी चलेगा तो वो तो उसका सिर्फ कितना चला है इसको काउंट करेंगे हम लोग उसका दिशा को काउंट नहीं करेंगे कि मतलब किस दिशा पे चला है. तो दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, वी आर जस्ट काउंटिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. पाथ लेंथ मींस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम. यहां पे क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, दैट कैन नॉट बी. ओके, सो आपका यहां पे आंसर आएगा ए, बी and D, not possible. ठीक, चलिए फिगर 2.11, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर के बारे में अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है. क्या पूछ रहे हैं, फिगर 2.11 शोज द xt प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल. ये हो गया आपका पोजीशन, ये हो गया आपका टाइम. सो पोजीशन टाइम प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल. इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. देखिए यहां से शुरू हुआ है. So can we say that the particle moves in a straight line for t less than 0? t जब 0 था या फिर less than 0 था, उस टाइम पे particle moved in a straight line and on a parabolic path for t greater than 0. Okay. If not, suggest a suitable physical context for this graph. I'd like to ask you to think on this and then हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन. देखिए होता क्या है ना, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ डज नॉट एक्चुअली गिव यू द ट्रेजेक्टरी. सो यू कैन राइट इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. xt ग्राफ, xt इज द पोजीशन टाइम ग्राफ. Position time graph does not give you the trajectory. The trajectory of motion. Trajectory of motion का मतलब कि मोशन कैसे मूव कर रहा है, in which shape the motion is moving, a particle is moving. पोजीशन टाइम ग्राफ उसको नहीं बोलते. पोजीशन टाइम ग्राफ इज जस्ट शोइंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि अप टू टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट रेस्ट एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग, ये बोल सकते हैं हम लोग. ओके, या फिर yes was at rest, yes is that you can say, but you cannot say whether the particles path of motion was parabolic. ये हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से नहीं बोल सकते, वो हम लोग XY प्लॉट से बोल सकते हैं. लाइक वी सॉ दैट ना ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, दैट हाउ टू फाइंड आउट द what to say, the trajectory, how to find out the trajectory of the path. So position time graph is not about that. Okay, and so
सजेस्ट सुटेबल फिजिकल, ओके। नाउ यहां पे एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो क्या हो रहा है देखिए, एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो आई कैन से वन थिंग दैट द स्लोप इज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, okay, so my velocity is increasing. You can say here that time t greater than 0 what is happening, the velocity is continuously increasing. So velocity, if it is continuously increasing, because how can you know that the velocity is continuously increasing? ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी ही देते हैं. सो द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यू कैन से दिस. ओके यहां पे हम लोग देखेंगे कि दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is been asked here. Now they are saying a police van coming on a highway with a speed of 30 km per hour. So there is a police van. एक police van है. So I take the police van speed of the police van. We can write it as PV, and that is equal to 30 km per hour. 30 km per hour. Okay, you can write it like 30 into 5 by 18. So 50 by 6, that is 25 by 3 meter per second. 25 by 3 meter per second. So that is 8.33 मीटर पर सेकेंड. इतना हो गया आपका पुलिस वैन का स्पीड. ठीक है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ दिस, फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार. सो पुलिस ने क्या किया, गोली चला दिया. किस पे गोली चलाया, थीफ्स कार, चोर की गाड़ी पे. स्पीडिंग अवे विद द सेम डिरेक्शन, स्पीडिंग अवे इन द सेम डिरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर. सो आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ द थीफ्स कार कितना हो गया आपका, 192 किलोमीटर पर आवर. 192 किलोमीटर मीन्स 192 इंटू 5/18. ओके, सो इतना आपका हो गया किलोमीटर पर आवर. इट इज गोइंग टू कम टू बी 53.33 मीटर पर सेकेंड. Okay, now if the so police has fired, okay, if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, मतलब जो बुलेट का स्पीड है, स्पीड ऑफ द बुलेट with respect to the police van, you have to write like this, speed of the bullet with respect to the police van. यहां पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि देखिए पुलिस ने ही तो गोली चलाई ना. तो व्हेन द पुलिस इज फायरिंग एंड द पुलिस इज सिटिंग इनसाइड द पुलिस वैन, इनसाइड द पुलिस वैन द पुलिस इज सिटिंग, देन द पुलिस वैन का जो स्पीड है वो उतना स्पीड ऐड होगा बुलेट के स्पीड के साथ. सो वी हैव टू टेक द स्पीड, दिस स्पीड व्हाट एवर इज गिवन, ओके, दिस स्पीड व्हाट एवर इज गिवन 150 मीटर पर सेकेंड. Okay, that has to be, so we have to take the speed of the bullet plus the speed of the police van. Okay, so speed of the bullet with respect to the police van is 150 मीटर पर सेकेंड. यहां पे आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब जस्ट द स्पीड ऑफ द बुलेट इज नथिंग बट 150 प्लस 8.33, which is nothing but 158.33 मीटर पर सेकेंड. इतना हो गया आपका. ओके, एट व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार. नाउ बोथ द थीफ्स कार एंड द बुलेट, दिस इज द थीफ्स कार एंड दिस इज सपोज द बुलेट.
बोथ आर इन द सेम डिरेक्शन, तो कितना स्पीड से बुलेट जाके इस कार से टकराएगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी वी नो दैट इफ बोथ आर इन द सेम डिरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटीज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट, अल्टीमेटली you need to subtract the speed of the bullet from the you need to subtract the speed of the thief's car from the speed of the bullet. So 158.33 minus what is the speed of the thief's car, 53.33. So you will get 105 meter per second. So this is the speed, 105 meter per second. At this speed, basically the bullet is hitting the thief's car. चलिए यहां पे क्या बोला गया है, सजेस्ट सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स. सो आपको लाइक ग्राफ्स इज गिवन टू यू, ग्राफ्स आर गिवन टू यू, तो हम लोग एक से एक 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 करके देखते हैं. सुटेबल कंडीशंस मतलब आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस कंडीशन पे कौन सा ग्राफ सुटेबल है. देखिए पहला ग्राफ क्या बोल रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना. द फर्स्ट ग्राफ इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सो इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देन यू कैन से दैट यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट अप टू दिस पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज 0, या फिर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हटा दीजिए, पोजीशन ही बोलते हैं. सो द पोजीशन इज कांस्टेंट अप टू दिस, देन का क्या हो रहा है, द पोजीशन इज चेंजिंग, देन अगेन द पोजीशन इज चेंजिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे स्लोप नेगेटिव है, देन द पोजीशन इज अगेन बिकमिंग कांस्टेंट. तो यू कैन से इट लाइक दिस कि देयर इज अ पर्सन, ही वाज इनिशियली स्टैंडिंग, पर्सन वाज इनिशियली स्टैंडिंग, खड़ा था, चुपचाप खड़ा था, इतना टाइम तक खड़ा था. उसके बाद क्या किया, उसने चलना शुरू किया अचानक से, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, क्योंकि ये द स्लोप इज फिक्स्ड, पॉजिटिव स्लोप, सो पॉजिटिव दिशा पे चलना शुरू किया. मूव्ड अप टू ए पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, ही मूव्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न्ड अवे, लाइक कि ऐसे ऐसे चलते 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 ही वाज लाइक गोइंग लाइक दिस, चला. फिर उसने क्या किया, पूरा मुड़ के, पीछे मुड़ के, फिर he turned backward and again he started moving, है ना. and then again he, after reaching a particular point, उसने फिर से खड़ा हो गया. so this is the A, what A graph is basically talking about. okay, this is my A graph which is talking about. समझ में आया. V क्या है, देखिए V is nothing but दिस इज व्हाट, वेलोसिटी टाइम. बी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम है. वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो हमें क्या देते हैं, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम, इट गिव्स अस द एक्सीलरेशन. तो यहां पे बोल रहे हैं कि अ बॉडी इज अंडरगोइंग डिफरेंट एक्सीलरेशंस. दिस इज वन एक्सीलरेशन, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, ऐसे करते करते द एक्सीलरेशन इज बेसिकली डिफरेंट फॉर द बॉडी. डिफरेंट इंटरवल पे एक्सीलरेशन लग रहा है कोई भी एक बॉडी के ऊपर, एक्सीलरेशन इज एक्टिंग एट डिफरेंट इंटरवल्स. ओके, और ये दिस इज बेसिकली इंपल्सिव फोर्स. यहां पे इंपल्स के बारे में बोल रहे हैं. सो आई वी कैन से सी इज नथिंग बट इंपल्सिव फोर्स.
हम लोग देखेंगे इम्पल्सिव फोर्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। सो इट इज टॉकिंग अबाउट इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि देखिए इम्पल्स का मतलब होता है जब a huge amount of force acts but for a very short period of time, for a very short interval of time a big amount of force is acting। जैसे कि आप सोचिए जब when the player is playing cricket, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्या होता है, द बैट इज बेसिकली स्ट्राइकिंग द बॉल, लाइक विराट कोहली स्ट्राइकिंग द बॉल, बट जब वो स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए द बॉल इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बैट एंड अ ह्यूज फोर्स इज बेसिकली ट्रांसमिटेड विद इन दैट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। तो ये देखिए ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहां तक मेरा एक्सीलरेशन 0 था, फिर अचानक मेरा एक्सीलरेशन बहुत बढ़ गया, बट द टाइम इंटरवल यू सी इज वेरी वेरी स्मॉल, फिर से बढ़ के मेरा एक्सीलरेशन फिर से 0 हो गया विथ टाइम। सो दैट मीन्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स हैज बेसिकली टेकन प्लेस, ओके, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि फोर्स है इसीलिए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हैज कम बिकॉज ऑफ द फोर्स ओनली। ओके, सो दिस इज बेसिकली इंपल्सिव फोर्स। ठीक, अभी यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिगर 2.13 gives the xt plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion। so it is executing one dimensional simple harmonic motion। simple harmonic motion हम लोग बाद में देखेंगे, SHM बोलते हैं simple harmonic motion। we'll learn about this motion in more detail in chapter 13। give the signs of, हमें यहां पे क्या देना है, signs of position like x का साइन, साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी का साइन, एंड एक्सीलरेशन ए का साइन, ओके, ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड। जस्ट ग्राफ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे 0.3 कहां पे होगा, समवेयर हियर। दिस इज, इफ दिस इज 0.5 तो 0.5, ये अगर 0.5 है आपका, है ना, तो 0.3 is going to be less than 0.5 only, so my x is negative, I can say t is equal to 0.3 second, x is negative less than 0, x is negative, how is your velocity, देखिए ये जो स्लोप है at that point the slope is also negative, the slope is also negative, so आपका velocity भी negative है, और acceleration, you always remember acceleration is in case of SHM a is equal to minus omega square x, okay, that is the acceleration, है ना। so if the x is negative then acceleration is going to be positive, क्योंकि देखिए ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, so that is why, so you can say this is what we will get, this is what we will get at t is equal to 0.3 second, at t is equal to 1.2 second, यहां पे क्या मिलेगा 1.2, so somewhere here, यहां पे x पॉजिटिव मिल रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव मिल रहा है, और मेरा एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मेरा एक्सीलरेशन नेगेटिव है। t is equal to -1.2 second, -1.2 means somewhere here, this is up to -1, तो -1 से थोड़ा सा आगे पीछे, so it can be here, तो -1.2 पे हमें x नेगेटिव मिल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव मिल रहा है, स्लोप से आपको पता चल ही जाएगा वेलोसिटी नेगेटिव मिल रहा है, और क्योंकि x इज नेगेटिव माई एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव।
Okay. Now figure 2.14 gives the xt plot of a particle in one dimensional motion. This is basically giving you the xt plot of a particle in one dimensional motion. Three different equal intervals of time are shown. एक इंटरवल ऑफ टाइम ये है, एक इंटरवल ऑफ टाइम ये है, एंड एक इंटरवल ऑफ टाइम ये है. Equal intervals of time. So let delta t is equal in all the cases. In which interval is the average speed greatest and in which is the least? Give the sign of the average velocity for each interval. ठीक है. देखिए एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा होने का मतलब यही है कि ये अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है तो द मैक्सिमम डिस्टेंस, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वहीं पे आपका जो है एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगा. तो पहले देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग पहले देखते हैं कि कहां पे लाइक द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. Displacement is maximum. Displacement means if you are seeing from the position time graph its slope, you will get the velocity. तो यहां पे देखिए स्लोप बहुत ही हल्का है, मतलब कि बहुत ही जेंटल स्लोप है. यहां पे कंपैरेटिवली स्टीप स्लोप है और एट द पॉइंट 3 इस इंटरवल पे द स्लोप इज द स्टीपेस्ट. सो आई कैन से definitely I can say that the velocity is more. Velocity at 3 is more compared to velocity at 2, which is more compared to velocity at 1. Right? Because of the slope, I can directly say this. और average speed भी क्या है? Average speed भी वही होगा. Right? Average speed is also the same here. In this case, it is S3 greater than S2 greater than S1. क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, वेलोसिटी ज्यादा है मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है. ओके. नाउ फिगर 2.15 गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन. सो डायरेक्शन फिक्स है. 3 equal intervals of time are shown. 3 equal intervals of time are shown, 1, 2 and 3. Okay. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? कहां पे एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा? एवरेज एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड. राइट? इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन greatest in magnitude? In which interval is the average speed greatest? Choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the signs of v and a in 3 intervals. What are the accelerations at the points a, b, c and d? देखिए यहां पे a पॉइंट पे क्या हो जाएगा? a पॉइंट पे दिस इज लाइक कांस्टेंट. b पॉइंट पे ऑल्सो सी if I just find out the slope here, it is parallel to the y axis, parallel to the x axis. So the slope at point b is 0, right? Exactly at point b the slope is 0. Similarly at point a also the slope is 0. Okay, so you can say that these are the points where the acceleration is 0. dvdt स्पीड का जो स्लोप है, स्पीड वर्सेस टाइम का स्लोप हमें क्या देते हैं? एक्सीलरेशन देते हैं. So in which interval is the average acceleration greatest? Acceleration greatest कहां पे होगा? You will find the greatest acceleration here. So greatest means, just see here the slope may be negative but it is the greatest. Okay, so you can directly write negative तो है क्योंकि वो direction के कारण. So acceleration c is the greatest because the slope is highest here. Okay, average speed greatest कहां पे? average speed greatest है. Average speed is going to depend upon how much distance, okay, it has basically covered. So distance अगर हमारे पास अगर speed versus time graph है तो distance is going to be given by the area of that curve. तो आपको देखना पड़ेगा कहां पे एरिया ज्यादा है. जहां पे एरिया ज्यादा है वहीं पे हमारा क्या होगा? इक्वल टाइम इंटरवल के लिए आपका
एवरेज स्पीड सबसे बढ़ जाएगा. सो एरिया, इफ यू सी द डी इज द यू, इट इज गोइंग टू गिव यू more area compared to this much, compared to this much. D is giving you more area. So your average speed is greatest at point D. Okay. So thank you. With this we have come to the end of today's NCERT exercises. हम लोग ऐसे करके हमारा सीरीज चलता रहेगा. आप सपोर्ट कीजिए हमको, तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. और हर एक NCERT का सवाल करवाया जाएगा क्लास पे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग.